निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, क्या ये म्यूचुअल फंड अच्छा है या फिर नहीं 2023 में, ये जानना जरूरी है। काफी सारे ऐसे रिस्क हैं जो कि इस म्यूचुअल फंड के साथ आ चुके हैं और कोई भी इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा। तो इस वीडियो के अंदर आपको वो सारी चीजें पता चलेंगी जिसके बारे में ज्यादातर लोग आपके लिए वीडियो नहीं बनाते हैं। अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हो तो भी ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि लास्ट 3 महीने में जो भी अपडेट्स आए हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो एंड टू एंड देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम ओवरव्यू एनालिसिस करते हैं, कंपटीशन एनालिसिस करते हैं, जो भी एक्सपेंस रेशियो है, पोर्टफोलियो है, हर एक चीज इस वीडियो के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हम हर दिन Q&A भी लेकर के आ रहे हैं। अगर इस वीडियो के बाद भी आपके पास कोई क्वेश्चन बच जाता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाते हैं हर दिन। तो इसी वजह से बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहले जानेंगे इसकी इन्वेस्टिंग स्टाइल क्या है। इस म्यूचुअल फंड की थोड़ी सी अलग इन्वेस्टिंग स्टाइल है। अगर आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं आपके ग्रोथ तरीके का म्यूचुअल फंड बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये वहां पे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं जहां पे आपको ज्यादातर ग्रोथ देखने को मिलेंगे। अब ग्रोथ क्या होती है? कुछ ऐसे स्टॉक जिन्होंने इस समय पे परफॉर्म नहीं करा है या फिर जो अर्निंग है वो इस समय पे जरूर कम है, लेकिन उसका जो फ्यूचर प्रोजेक्शन है वो काफी ज्यादा अच्छा है, तो उसको हम एक ग्रोथ स्टॉक कह सकते हैं या फिर एक ग्रोथ कंपनी कह सकते हैं। और उसी तरीके की कंपनियां ये पिक करने की कोशिश करते हैं। वहीं पे जब ये वैल्यू का थोड़ा सा तड़का लगा देते हैं, तो जब वो सारी कंपनियां एक अच्छे वैल्यूएशन के आसपास आती है तब ये परचेज करते हैं। और इसी वजह से जब बुल रन आता है तो यहाँ पे आपको अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिलते हैं। इस समय पे इनका जो पोर्टफोलियो बना हुआ है ये यूनिवर्सल लेवल का पोर्टफोलियो है। इसका ये मतलब है कि चाहे मार्केट गिरे, उठे या कंसोलिडेट करे, ये हर एक कंडीशन के अंदर आपके लिए पैसा बनाते हुए दिखेंगे। ऑब्वियसली जब मार्केट गिरेगी तो ये म्यूचुअल फंड गिरेगा उसके साथ, लेकिन जब मार्केट रिकवर करेगी तो ये कहीं ना कहीं मार्केट से ज्यादा रिकवरी करते हुए दिखता है और इसी वजह से अपने बेंचमार्क को बार बार बीट करता हुआ दिखता है। और इसी से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका अल्फा जो है वो भी काफी ज्यादा शानदार है। तो आई होप आपको इसकी इन्वेस्टिंग स्टाइल समझ आ गई होगी। अब जानेंगे कि इस म्यूचुअल फंड का ओवरव्यू क्या है, कंपटीशन क्या है, पोर्टफोलियो क्या है। और ये सेक्शन एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि असली पैसा आपका इस सेक्शन के अंदर ही बनने वाला है। और जो भी नए अपडेट्स हैं वो भी हम साथ के साथ डिस्कस करते चलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे ओवरव्यू देखते हैं। 5 साल के अंदर 25.27%, 3 साल के अंदर 43.88% और 1 साल के अंदर 37.99% के सीएजीआर से रिटर्न दिए हैं, जो कि शानदार रिटर्न है। ऐसा रिटर्न अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड दे पाए तो उसके ऊपर आपकी निगाह क्यों नहीं होनी चाहिए, ये आप मुझे जरूर बता सकते हो। ये जो म्यूचुअल फंड है ये लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इवन अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के अंदर भी इस समय पे अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है। अगर हम इसके रिटर्न्स को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करें तो ऑब्वियसली हम ये जरूर कह सकते हैं कि बुल रन में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अच्छे चलते हैं। लेकिन अगर आप इसके रिटर्न्स देखते हो 5, 3 और 1 साल के अंदर, तो आप ये चीज जरूर कह सकते हो कि हर समय के केस के अंदर इसके म्यूचुअल फंड अच्छे तरीके से रिकवर कर पाते हैं। अब बात करेंगे कंपटीशन की कि क्या ये अपने कंपटीशन को बीट कर भी पा रहा है या फिर नहीं। तो इस म्यूचुअल फंड के मेनली 3 कंपटीशन देखने को मिलेंगे। जो पहला है वो है एचडीएफसी स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप और एक्सिस स्मॉल कैप। इसके मेन कंपटीशन है, क्योंकि इनकी इन्वेस्टिंग स्टाइल एक तरीके की कहीं ना कहीं आते हुए दिखती है। अगर आप देखोगे लास्ट 1 साल के अंदर तो यहाँ पे अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा है एचडीएफसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने। अगर हम 3 साल की बात करें तो यहाँ पे निपॉन जीतता हुआ दिखा है। और वहीं पे अगर हम लाइव सीएजीआर की बात करें तो वहां पर भी निपॉन काफी अच्छे लेवल पे बीट करता हुआ दिखा है। लाइव सीएजीआर को आप बहुत अच्छे लेवल पे कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी म्यूचुअल फंड की इंसेप्शन डेट, मतलब वो म्यूचुअल फंड कब बना है, वो जरूर अलग हो सकती है। लेकिन वहीं पे अगर हम देखें 1 साल और 3 साल के अंदर भी इसने काफी ज्यादा शानदार रिटर्न दिए हैं। और सेकंड नंबर पे जो हमारा म्यूचुअल फंड आता है वो आता है एचडीएफसी। और इसके बारे में भी हम बहुत जल्दी से वीडियो बनाने वाले हैं, तो इसी वजह से चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी हो जाता है। तो अगर हम कंपटीशन की बात करें तो इसने अच्छे खासे कंपटीशन को बीट करा है और अच्छे तरीके से ग्रो करता हुआ दिखा है। अब बात करेंगे एक्सपेंस रेशियो और स्कीम की थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो अगर हम बात करें तो निपॉन इंडिया की एक्सपेंस रेशियो दिख रही है 0.72%। एग्जिट लोड है 1% के आसपास का। तो अगर आप एक्सपेंस रेशियो कंपेयर करते हो तो इससे ज्यादा जो एक्सपेंस रेशियो है वो है सिर्फ और सिर्फ एचडीएफसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का। वहीं पे एचडीएफसी ने थोड़े ज्यादा रिटर्न भी दिए हैं। लेकिन अगर मैं एक्सपेंस रेशियो के अकॉर्डिंग रिटर्न को कंपेयर करने की कोशिश करूं तो मुझे ज्यादा अच्छा निपॉन लगता है इस केस के अंदर, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो आपके कहीं ना कहीं स्टेबल है। उसके बावजूद 3 साल और 5 साल के अंदर निपॉन ने ज्यादा अच्छे रिटर्न दिए हैं। और 1 साल के अंदर भी थोड़ा बहुत ही आपको ऊपर नीचे देखने को मिल रहा है। अगर मैं अपडेट्स की बात करूं तो एक्सपेंस रेशियो ऑब्वियसली थोड़े से कम हुए हैं। जब हमने लास्ट टाइम इसके ऊपर वीडियो बनाई थी आज से 3 महीने पहले, तब इसके एक्सपेंस रेशियो 0.80% के आसपास थे, जो कि थोड़े से गिर करके 0.72 आए थे। और यही मेरी एक मेजर कंप्लेन थी। ऐसा तो नहीं हुआ है कि जो एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा कम हो गया, लेकिन बिल्कुल ये थोड़ा सा कम हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि हमें पैसा थोड़ा कम खर्च करना पड़ेगा।
अब बात करेंगे इसके पोर्टफोलियो की, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि असली पैसा यहीं से बनता है और जानेंगे अपडेट्स क्या हैं। जैसे ही आप पोर्टफोलियो पे क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा इक्विटी के अंदर 97.66% के आसपास इन्होंने इन्वेस्ट करा हुआ है, कैश इनके पास 2.34 है। अगर मैं एक अपडेट देने की कोशिश करूं, लास्ट टाइम इसके अंदर राइट्स भी थोड़े से थे 0 पॉइंट समथिंग समथिंग के, तो उसको हमने इग्नोर कर दिया था और इस समय पे पूरी तरीके से वो राइट्स हट चुके हैं। अगर हम कैश की भी बात करें तो जब हमने लास्ट टाइम एनालाइज करा था तो करीब करीब 3% के आसपास ये कैश होल्ड करते थे, जो कि इस समय पे 3 से कम होकर के 2.34 के आसपास हो चुका है। तो यहाँ पे जो कैश है ये थोड़ा-सा इन्होंने कम करा है और इक्विटी के अंदर एक्सपोज़र थोड़ा-सा बढ़ाया है। तो एसेट एलोकेशन मेरे हिसाब से अच्छा है और इसी तरीके से अगर ये एसेट एलोकेट कर पाए और मार्केट इसी तरीके से रिकवर कर पाई, तो जो आपका पैसा है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होता हुआ आपको देख सकता है। जो कैश है वो इस वजह से रखते हैं, चाहे आपके या मेरे जैसे इन्वेस्टर हैं उनको पैसों की ज़रूरत पड़े और म्यूचुअल फंड वो बेचे, तो म्यूचुअल फंड जो मैनेजर है उसको अपना स्टॉक बेच करके पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको कैश से निकाल करके ज़रूर अपना पैसा दे सकता है। तो इसी वजह से कैश इन्होंने होल्ड करा है, जो कि एक प्लस पॉइंट है और बहुत ज़्यादा कैश इन्होंने होल्ड करा भी नहीं है। अब बात करेंगे सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन की कि यहाँ पे कौन-कौन से सेक्टर हैं जिसके अंदर ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगस्त 2023 के हिसाब से जो मेजर सेक्टर आपको दिखेंगे वो है इंडस्ट्री मशीनरी, आईटी सर्विसेज, डाइवर्सिफाइड केमिकल कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इक्विपमेंट के अंदर इन्होंने मेनली इन्वेस्ट करा हुआ है। अगर मैं परसेंटेज की बात बोलूँ तो इंडस्ट्रियल मशीनरी के अंदर थोड़ा-सा परसेंटेज जिन्होंने लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में बढ़ाया है, वहीं पे डाइवर्सिफाई केमिकल के अंदर भी और कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग के अंदर थोड़ा-सा कम किया गया है। तो अगर आप पोर्टफोलियो को देखोगे तो काफ़ी हद तक स्टेबल पोर्टफोलियो आपको दिख रहा है और इन्होंने बहुत ज़्यादा चर्निंग अपने पोर्टफोलियो के अंदर नहीं करी हुई है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा चर्निंग करते हो तो थोड़ी बहुत गलतियाँ करने की उम्मीद है और जब आपके स्टॉक्स काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको बेचने की ज़रूरत है। तो इस वजह से जो इनका सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन है, अभी भी काफ़ी हद तक इंटैक्ट है, जो कि लास्ट क्वार्टर के अंदर था। अब बात करेंगे टॉप होल्डिंग की, कि वहाँ पे कुछ चेंजेस हैं या फिर नहीं। अगर हम करंट होल्डिंग की बात करें, तो आपको देखिएगा ट्यूब इन्वेस्टमेंट, एचडीएफसी बैंक, अपार इंडस्ट्रीज, केपीआईटी, क्रेडिट एक्सिस, वॉल्टम, तेजस नेटवर्क एंड भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, इस तरीके के स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके अंदर जो केपीआईटी है वो लास्ट क्वार्टर के अंदर सेकंड हाईएस्ट पोजीशन होल्ड करता था, लेकिन यहाँ पे केपीआईटी में इन्होंने थोड़ी सी पोजीशन कम करी है। इसके बाद एनआईआईटी भी था, उसके अंदर से इन्होंने थोड़ी सी पोजीशन कम करी है। यहाँ पे क्रेडिट एक्सिस और वॉल्टम एक नए नाम यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जिनके अंदर इन्होंने धीरे धीरे करके पोजीशन बिल्ड करनी शुरू कर दी है। वहीं पे अगर हम एचडीएफसी की भी बात करें तो एचडीएफसी से भी थोड़ी बहुत पोजीशन यहाँ से कट होते हुए दिखी है, जो कि एक अच्छी बात है और एक बुरी बात भी है। क्यों? क्योंकि एचडीएफसी में मुझे लगता है अभी थोड़ी सी ज्यादा ग्रोथ आ सकती है, लेकिन यहाँ पे इनकी जो पेशेंस है वो मेरे ख्याल से थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है। इस पोजीशन कटिंग के साथ साथ आपको कुछ चीजें और अपडेट होते हुए दिखेगी, क्योंकि लास्ट क्वार्टर के अंदर इन्होंने 190 कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करा हुआ था। इस क्वार्टर के अंदर अगर आप देखोगे तो 182 कंपनी के आसपास इन्होंने खरीदे हुए हैं, जो कि एक अच्छी भी बात है और एक बुरी भी बात है। अच्छी बात और बुरी बात क्यों है ये मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगा, जो कि है वर्डिक्ट वाला। लेकिन मोटे-मोटे तौर पे अगर मैं पोर्टफोलियो एनालिसिस का समरी करने की कोशिश करूँ तो पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा शानदार दिख रहा है और ऐसा क्यों है, ये आपको आगे चल कर के पता चलने वाला है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी है वो है इसके रिटर्न। इन्होंने दोबारा से प्रूव करा है, लास्ट 3 महीने के अंदर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा शानदार रिटर्न दिए हैं, जो कि एक अच्छी बात है और कंसिस्टेंसी के साथ ये रिटर्न दे पा रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है, जो कि ज़्यादातर म्यूचुअल फंड नहीं कर पाते, क्योंकि आप देखोगे हम यहाँ पे बहुत ही रेयर ऑफ रेयरेस्ट म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं। कुछ ऐसे ही म्यूचुअल फंड होते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो रिटर्न अच्छा दे पा रहे होते हैं, बेंचमार्क को बीट कर पा रहे होते हैं। तो ये चीज़ सबसे अच्छी बात है कि आज भी इसके रिटर्न इंटैक्ट है। सेकंड चीज़ एक्सपेंस रेशियो, ऑब्वियसली यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है 0.2 का, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो लास्ट क्वार्टर से आपको कम होता हुआ दिखा है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ी-सी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, एक्सपेंस रेशियो थोड़ा और कम हो सकता है। मैं थोड़ा-सा ग्रीडी हूँ, मेरे को पैसा देना पसंद नहीं है कंपनीज़ को। भाई थोड़ा-सा और एक्सपेंस रेशियो कम कर लो, मेरे लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। थर्ड चीज़, इन्होंने अपनी जो पोज़ीशन है वो थोड़ी-सी कट करी है, मतलब जितने ज़्यादा स्टॉक्स थे, उससे कम करके इन्होंने 180-182 स्टॉक्स के आस-पास आ गए हैं और लास्ट क्वार्टर के अंदर 190 स्टॉक्स थे। तो उससे ये पता चलता है जो ओवर डाइवर्सिफाई एक प्रॉब्लम मुझे लास्ट वीडियो के अंदर दिख रही थी, वो इस वीडियो के अंदर थोड़ी-सी कम होते हुए दिखी है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अब बात करेंगे कुछ नेगेटिव्स की। पहला नेगेटिव, इनका एयूएम साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसी वजह से इन्होंने लंप सम इन्वेस्टमेंट लेनी बंद कर दी थी। एयूएम साइज़ का मतलब है एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो क्या अच्छी बात है या बुरी बात है, इसमें मैं थोड़ा-सा ध्यान आपका लेकर के जाना चाहूँगा। मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई हुई है, तो आप ज़रूर उसको जाकर के भी चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अगर एयूएम साइज़ मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट साइज़ बढ़ जाता है, तो जो फंड मैनेजर होता है उसको थोड़ी-सी दिक्कत होती है, क्योंकि ये स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। स्मॉल कैप स्टॉक्स जो होते हैं, उनको स्मॉल कैप कंपनियाँ जो होती हैं, उनका जो मार्केट कैप होता है वो थोड़ा-सा कम होता है और इसी वजह से लिक्विडिटी इश्यूज़ भी आपको कई बार देखने को मिलते हैं स्मॉल कैप कंपनीज़ के अंदर। तो जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं, या तो उनका एयूएम साइज़ कम हो या फिर जब उनका ईएम साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उन्हें डाइवर्सिफ़ाई करना पड़ता है, जो कि
निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कर रहा है। तो अगर आप इसके डाइवर्सिफिकेशन को देखोगे तो टॉप 5 से 10 कंपनीज के अंदर इसका 10% के आसपास एलोकेशन देखने को मिलता है, जो कि ज्यादातर केसेस में आपको बड़ी कंपनियां देखने को मिलेगी। अदर देन दैट 0.2%, 0.4%, 0.5% के आसपास इन्वेस्टमेंट करी है, ताकि जो लिक्विडिटी इशू स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर होता है वो चीज ना मिले। तो अगर आप डाइवर्सिफिकेशन पर्पज से देखोगे, एयूएम साइज बड़े होने की वजह से ये एक अच्छी बात है, लेकिन एयूएम साइज जब बड़ा हो जाता है तो थोड़ी बहुत दिक्कत आपको देखने को मिलती है। तो क्या एयूएम साइज की वजह से म्यूचुअल फंड खराब हो जाएगा? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि अगर आपने डाइवर्सिफाई कर दिया है, ऑब्वियसली यहाँ से कुछ बहुत आउटस्टैंडिंग अब नहीं हो सकता। जो आपको रिटर्न मिल रहे थे 16, 17, 18% के आसपास, मुझे लगता है वही रिटर्न बनते रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद आपको कुछ ऐसा भी नहीं करना कि इसको बेच करके दूसरे में चले जाना है, क्योंकि जब म्यूचुअल फंड अच्छा काम कर रहा है तो हमें उसके साथ बने रहना चाहिए। तो एयूएम इसका एक थोड़ा बड़ा नेगेटिव देखने को मिल रहा है। सेकंड चीज, डाइवर्सिफिकेशन, ऑब्वियसली एयूएम साइज बड़ा हो गया तो डाइवर्सिफिकेशन थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां हो सकती है जहां पे इनका पोजीशन साइज थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, क्योंकि 1% से कम अगर आपने किसी भी कंपनी में होल्ड करा हुआ है और वो कंपनी मल्टी बैगर बन जाए, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे जो आपका रिटर्न है वो बहुत ज्यादा शानदार हो सकते हैं। थर्ड चीज, जो इसका एक्सपेंस रेशियो है अभी भी थोड़ा सा ज्यादा है भाई, थोड़ा और कम कर लो। मैं ऑब्वियसली थोड़ा सा ज्यादा ग्रेडी हूँ एक्सपेंस रेशियो के मामले में, बिकॉज मुझे ये लगता है कि अगर मेरे को अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं और थोड़ा कम एक्सपेंस रेशियो है तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मुझे इसके लिए क्लियर करने थे। बिल्कुल यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके मन में आ रहे होंगे, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिख दो। मैं अगली वीडियो के अंदर आपका क्वेश्चन पिक करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई है और इसी तरीके का कंटेंट आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम हर दिन इस तरीके की एनालिसिस और अपडेटेड एनालिसिस लाते रहता है, जिससे आपको इन्वेस्टिंग में हेल्प होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।